दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। कहते हैं कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत है। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आपको बता दें कि आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा विषय है बैंकों में रोजगार के अवसर। यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और खासकर जो बैंक के क्षेत्र में रोजगार पाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमोद कुमार सिन्हा सर, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक भी हैं। सर, डीडी बिहार के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में दो पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, पूजा और ज्योति। ये भी हमारे विशेषज्ञ से सवाल करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर सबसे पहले आपके पास आएंगे और सबसे पहला सवाल तो यही है कि बैंक में रोजगार के अवसर किस किस के लिए हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है जी। और इस नाते स्वाभाविक रूप से यहाँ पे रोजगारी का बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और ऐसे में अभी जब प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र ये सब मौजूद हैं, उनके बीच में बैंक एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं रोजगार देने के लिए। जी। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों में कई स्तर पे, कई लेवल पे रोजगार के अवसर उपलब्ध है और बैंक में जो नौकरी मिलती है या बैंक में जो तैयारी करनी पड़ती है परीक्षा की जी। चाहे वो लिपिक की नौकरी हो, चाहे वो अधिकारी की नौकरी हो या चाहे चपरासी की नौकरी हो, उसमें हमने ये पाया है कि अपेक्षाकृत कम मेहनत में इस परीक्षा को निकाला जा सकता है। जी। जैसे आप लोगों ने भी गौर किया होगा, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें ये देखा जाए कि वो जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी या जो कैंडिडेट है जी। वो कितना स्ट्रेस ले सकता है और कितना तनाव लेकर या कितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है अपने काम में। जी। उसकी परीक्षा होती है और वहाँ पास करने के लिए 12 घंटे 16 घंटे लोग पढ़ते हैं। जी। लेकिन मैं आपको बैंकों के बारे में एक बात बताऊं कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो ग्रेजुएट है और वो चाहता है कि बैंक में नौकरी करें, तो चाहे वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की परीक्षा हो, चाहे वो क्लर्क की परीक्षा हो, अगर वो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम भी पढ़ता है, 24 घंटे में 6 घंटे भी ईमानदारी से प्रयास करता है, तो इस परीक्षा को क्रैक करना जो कहते हैं वो क्रैक कर सकता है। जी। और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको परीक्षा ये स्केल 1 बोलते हैं हम लोग जी, बैंकिंग की भाषा में स्केल 1, वहाँ से आप अगर घुसते हैं या अगर लिपिकीय क्षेत्र से भी घुसते हैं, क्लर्क के रूप में भी बैंक में ज्वाइन करते हैं, तो आप जनरल मैनेजर जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है बैंक में, आप वहाँ तक पदोन्नति पाके पहुँच सकते हैं। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना चाहेंगे। जी जी, बैंक आपने जो अच्छा सवाल किया। बैंक जो है, देखिए, एक तो कमर्शियल बैंक है जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जी। एक भारत सरकार का शेड्यूल है, उसमें जो है कुछ बैंक्स को डाला गया है जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो उनका एक खास कैरेक्टर है उन बैंक्स का, वो व्यावसायिक बैंक हैं ज़्यादातर, और सरकारी क्षेत्र के जितने बैंक हैं अधिकांश वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। एक तो कमर्शियल बैंक हो गए, एक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वो प्रायोजित होते हैं। उनको वो फंडिंग भी या उनके उसमें जो भी उनका ये होता है वो सब वो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाले। और फिर एक रीजनल रूरल बैंक, RRB या ग्रामीण बैंक की परिकल्पना भी है। तो ग्रामीण बैंक जो है ये अस्तित्व में तो बहुत पहले आ गए थे, 1975 में ही। उसके बाद से ग्रामीण बैंकों में भी काफ़ी रोजगार के अवसर आए हैं।
इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट बैंक जी। एक है। तो डेवलपमेंट बैंक किसको कहते हैं? जैसे नाबार्ड है हमारा। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कंट्रोलर है, यहाँ के सारे बैंकों का नियंत्रक है, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। जी। तो इनकी कैटेगरी अलग है, कॉमर्शियल बैंक अलग है, कोऑपरेटिव बैंक अलग जी। है और ग्रामीण बैंक अलग अलग है। है, जी। तो मोटा मोटी ये 4 तरह के बैंक जो हैं यहाँ पे हैं हमारे यहाँ। जी सर, अगला सवाल हमारा ये पोस्ट की हम चर्चा करेंगे कि बैंक में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। देखिए, बैंक की जो परीक्षा होती है वो कई लेवल पे होती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है जी। वो लिपिक क्षेत्र के लिए और आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए ये 2 परीक्षाएं होती हैं जो IBPS एक संस्था है, जी। एक तरह से आप समझे भारत सरकार के द्वारा ही प्रमोट की हुई है जी। कि बैंकों में जो भी सिलेक्शन होंगे वो IBPS उसकी परीक्षा आयोजित करेगा और उस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा और उसको फिर बैंकों में जितनी रिक्तियां उपलब्ध हैं, जी। बैंक करते क्या हैं, विभिन्न बैंक जो हैं वो अपने यहाँ उपलब्ध जो रिक्तियां हैं उसकी सूचना IBPS को देते हैं। जी। मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 200 पद हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर के, वो 200 पद देता है। इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया में 150 हैं। तो सब मिला करके वो निकालते हैं, कभी 1000, कभी 1500, कभी 500, जैसी भी रिक्तियां रही जी। बैंकों की, उसके हिसाब से IBPS वाले परीक्षा लेते हैं। जी। उसमें लिपिक की परीक्षा और प्रोबेशनरी अफसर की परीक्षा जो है ये प्रमुख है। तो दोनों परीक्षाएं जो हैं वो, उसमें लिपिक वाली परीक्षा जो होती है उसमें भी एक तो प्रारंभिक परीक्षा है जिसे PT कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, और दूसरा है मुख्य परीक्षा। जी। और यही जो है दोनों तरह की परीक्षाएं वो PO में भी आती हैं। थोड़ा सा सब्जेक्ट का फर्क दोनों में आता है। जी। एक चपरासी की नियुक्ति जो होती है, या आप उसको कह सकते हैं अधीनस्थ कर्मचारी हम लोग बोलते जी, जी। हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ, जी। उसकी नियुक्ति भी होती है, लेकिन वो IBPS नहीं करता। वो हर बैंक अपने अपने लेवल पे ही वो नियुक्ति कर लेता है। उसके भी मानदंड बने हुए हैं कि किस तरह से वो नियुक्ति होगी, क्या उसमें एज रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके भी अलग अलग बने हुए हैं। लेकिन वो उतना प्रोमिनेंट अभी नहीं है जितना कि लिपिक क्षेत्र में और आपका PO में। तो इन दोनों में ही सबसे ज्यादा वैकेंसियां होती हैं। अभी मैं बता दूं कि लिपिक क्षेत्र में अभी करीब 6000 वैकेंसियां निकली हुई हैं IBPS की, जो अभी जारी हैं। मेरे ख्याल से 25 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जी। तो मोटा मोटी ये 2 परीक्षाएं हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, विशेषज्ञ अधिकारी, जी। जैसे विधि अधिकारी। विधि अधिकारी मतलब लॉ ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियर्स को भी लेते हैं बैंक में, या आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी, या राजभाषा अधिकारी। तो ये सब जो हैं ये इनको बोलते हैं हम लोग विशेषज्ञ अधिकारी। जी। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो जरूरी नहीं कि स्केल 1 में, जिसमें कि PO को लेते हैं, उसमें हो। स्केल 2 में, स्केल 3 में, स्केल 4 में भी डायरेक्ट लेते हैं। जी। तो मोटा मोटी यही है बैंकों में। जी। सर, हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, पूजा और ज्योति। तो हम जी। चाहते हैं कि अगर आप दोनों के पास कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकती हैं। श्योर। सबसे पहले तो सर नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। सर, मेरा सवाल था, जैसे कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, तो यदि वो स्टूडेंट साइंस से है तो वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहे तो स्नातक में किन विषयों का चयन करना चाहिए उसको? देखिए, सबसे जो ज़रूरी विषय होता है, मैं जो समझता हूँ, वो गणित है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। मैथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैथ आपका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन साधारण भी मैथ अगर आप जानते हैं, क्योंकि बैंक में जो ज़रूरत है मैथ की, वो साधारण मैथ की ज़रूरत है। और इन दिनों क्या है, आपको भी पता है, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है। जी। बैंक्स में जो है सारा काम जो है कंप्यूटर अभी कर रहे हैं, और कंप्यूटर आने की वजह से बैंक में नियुक्तियों की संख्या भी अब जो है, वहाँ वैकेंसीज भी बहुत कम हो गई हैं। तो क्या है कि आपका अगर बेसिक लेवल ठीक है, साइंस में आप मैथ रख लीजिए, या आप अगर केमिस्ट्री फिजिक्स भी रखती हैं तो फिजिक्स में भी मैथ का पोर्शन तो आता ही है। जी। तो आप कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो आर्ट्स के विद्यार्थी भी बहुत आते हैं बैंक में, जी। BA ऑनर्स या BA भी करके, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ा है, वो भी बैंक में आ रहे हैं। तो बैंक में जो काम है, इसके लिए कोई ऐसा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो है ना वो गणित में
या फिजिक्स में, ऐसा कुछ एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फिर भी यह है कि हाँ, साइंस के स्टूडेंट को यह देखा गया है कि वो IBPS की परीक्षा में स्कोर अच्छा करते हैं साइंस वाले। ज्योति, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी सर से पूछ सकती हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ज्योति हुआ। सर मेरा सवाल, आपने अभी बात की साइंस की कि जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करते हैं, लेकिन अभी सर जो दौर चल रहा है भाषा का, जो भाषा को महत्व जो दिया जा रहा है, तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि बैंकिंग सेक्टर में भाषा का क्या महत्व है, कि लोग जो स्टूडेंट है भाषा पे किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस समझें कि बैंकिंग सेक्टर में उसका किस तरीके से यूज़ हो सकता है। भाषा से मतलब आपका बैंकिंग के कार्यों से है या बैंकिंग की परीक्षा से? सर बैंकिंग की परीक्षा में भी और कार्य में भी। जी, मैं बताता हूं आपको। अभी देखिए, बैंकिंग की जो क्लरिकल की परीक्षा IBPS लेता है जी। उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें उन्होंने अभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ दिया है कि आप चाहें तो क्षेत्रीय भाषा में भी आप वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो ठीक है, हिंदी। कोई अगर कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा में भी बैंक में लिपिक की परीक्षा दे सकता है। दोनों में, मेन में और PT दोनों में दे सकता है वो। लेकिन PO वाले एग्जाम में आपको इंग्लिश में देना कंपलसरी है, उसमें जरूरी है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी देखिए एक संपर्क भाषा के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी जो है वो हमारी हिंदी से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन एक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी की जानकारी अगर आपके पास है तो वो एक आपके लिए अतिरिक्त विधा है, एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके लिए। जहाँ तक बैंक में कार्य करने की बात है तो बैंक में भी आजकल हिंदी का चलन बहुत हो गया है। पहले जो है, हम लोग जब आए थे बैंक में उस समय लगभग सारा काम, 100% काम जो है अंग्रेजी में ही हो रहा था। हिंदी की शुरुआत हो रही थी और राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति हो रही थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी अगर नहीं आती तो आप बैंक में काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अभी तो हिंदी का सॉफ्टवेयर भी बैंक ने डेवलप कर लिया है और आप चाहें तो आप इंस्टॉल कर लें अपने PC में, आप हिंदी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और आप हिंदी में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट को नामे लिखना, डेबिट का मतलब होता है घटाना। पैसा अगर किसी के खाते से निकला तो हम लोग उसको मैसेज देते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, आपका खाता डेबिट हो गया। तो डेबिटेड को नामे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट को जमा लिखते हैं हम लोग, तो जमा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जी सर, आपके पास आएंगे और ये सवाल है कि पहले की तुलना में अब अगर बैंक में बात करें तो नौकरी पाना कितना आसान है या फिर मुश्किल है? देखिए, कुछ मामले में आसान भी है और कुछ मामले में मुश्किल भी है। मुश्किल किस मामले में कि आज से 40 साल पहले की बात कर लीजिए, 1980 में बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1980 से पहले जितने भी बैंक थे वो सब अलग अलग परीक्षा लेते थे अपने बैंक की और उसके हिसाब से क्लर्क की या PO की वो वैकेंसी निकालते थे और अपॉइंटमेंट करते थे उसका। सरकार ने देखा कि इसमें कुछ शिकायतें भी आने लगी कि कुछ फेवरेटिज्म वगैरह हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए BSRB बना दिया, बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड। उस समय एक एक बार में क्लरिकल की वैकेंसी जो है 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार ऐसे आ रही थी। PO की वैकेंसी भी 2,000, 4,000 ऐसे आ रही थी। तो उस समय क्या था कि बैंकिंग मैनुअल थी और उस समय कंप्यूटर नहीं आया था। कंप्यूटर आया है 1986-87 में कंप्यूटर शुरुआत हुई है। तब से उसके बाद जो है ना धीरे धीरे बैंकों में रिक्तियों की संख्या कम हो गई, पोस्ट जो है ना बैंक में कम हो गए। लेकिन आसान इस सेंस में है, मैं आपको बताऊं कि अभी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न है सारे, और सारे जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, चाहे वो कैट का एग्जाम हो जो मैनेजमेंट के लिए परीक्षा देते हैं लोग, उनका हो, चाहे ये हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, सब में अभी आ गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है उनका हल निकालना या उनका उत्तर देना सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके मुकाबले थोड़ा आसान होता है। सर, खास तौर पे अगर लड़कियों के जिक्र करें तो जानना चाहेंगे कि पहले की तुलना में अभी बैंकिंग सेक्टर में लड़कियों की रुचि बढ़ी है या कम हुई है? बहुत बढ़ी है लड़कियों की रुचि, और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि अभी मैं अगर ये कहूँ कि बैंकिंग क्षेत्र में लड़कियां 30 से 40% के बीच में हैं। अगर किसी बैंक में 1000 स्टाफ है तो आप देखेंगे उसमें करीब 300, 350, 400 तक हो सकता है लड़कियां हो। और इसके लिए मैं लड़कियों की शिक्षा को
इसका सारा श्रेय दूंगा कि लड़कियां इतनी शिक्षित हो रही हैं कि आज के ज़माने में अब शायद ही कोई लड़की आपको ऐसी मिले जो हाउसवाइफ बनना चाहती हो, गृहिणी बनना चाहती हो, कोई नहीं बनना चाहती। अभी सब चाहती हैं अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना और नौकरी करना, ताकि वो किसी मामले में कम न रहे। और मुझे बहुत खुशी है कि लड़कियां अभी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि अभी आप ये देखेंगी, अभी हाल में सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा हुई थी, अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, उसमें टॉप में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। टॉप 20 में लड़कियां ज्यादा, लड़के कम हैं। तो अभी बैंकों में भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है और लड़कियां आ रही हैं, काफी आ रही हैं। सर, बैंक में रोजगार पाने के लिए शिक्षित होना कितना जरूरी है? अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन आप समझिए तो स्नातक की परीक्षा पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन, चाहे वो क्लर्क हो या चाहे वो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो। हाँ, कुछ बैंक जो है वो, अभी एक बात मैं आपको और बताऊं कि एक तो IBPS टेस्ट लेता है। अभी कुछ बैंकों ने भी ऐसा किया है कि वो अपने लेवल पे भी कुछ वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसमें उन्होंने एक नया पैटर्न किया है। नया पैटर्न यह है कि वो एग्जाम लेते हैं, उसके बाद अगर जो सिलेक्ट होता है उसे वो 1 साल के लिए बैंकिंग या मैनेजमेंट के किसी कोर्स में भेजते हैं, मणिपाल में, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में, या आपको और भी कहीं इस तरह का जो भी हो, तो वो अपनी तरफ से 1 साल के लिए उसको स्पॉन्सर करते हैं और उस पीरियड में उसको एक स्टाइपेंड टाइप का 20,000 25,000 ऐसे कुछ देते हैं। और वो जब वहाँ से MBA करके निकल जाते हैं, MBA फिनांस कह लीजिए, 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद उनको वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के कैडर में एब्जॉर्ब करते हैं अपने यहाँ। एक ये भी तरीका है, उसमें कम बैंक है और कम वैकेंसियां होती हैं, मेन IBPS से ही है। जी सर, सरकारी और प्राइवेट बैंक में अंतर जानना चाहेंगे। देखिए, सरकारी बैंक जो है ना, वो सरकारी बैंक उसे बोलते हैं जिसमें कि भारत सरकार का शेयर हो। तो ये शेयर जो है भारत सरकार का 91% अगर है अभी जैसा जो नियम है उसके हिसाब से, तो उसको सरकारी बैंक है। अगर कम से कम 51% है उसको सरकारी बैंक मान लेते हैं हम लोग। और सरकारी बैंक जो है उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है, इसलिए कि नियंत्रण तो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है सभी, लेकिन सरकारी बैंक जो होते हैं वो सरकार का उनके ऊपर में ये एक तरह का दबाव होता है कि आप सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, और प्राइवेट बैंकों से आपकी जिम्मेदारी अधिक है उसमें। जैसे मान लीजिए जनधन खाते, ये जनधन नाम सुना होगा आपने, 2014 में जनधन खाते का कंसेप्ट आया था और उस साल जो है स्टार्ट हुआ अकाउंट खोलना जनधन खातों में। अभी मेरे ख्याल से करीब 45 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं उसमें। इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय लिया वो सरकारी बैंकों ने लिया, क्योंकि वो सरकार के बैंक हैं, तो सरकार की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और प्राइवेट बैंक जो हैं उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ थोड़ी सी पारदर्शिता की कमी है। जैसे सरकारी बैंकों का, आप सरकारी बैंक से कोई लोन ले, मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया, तो आपको सरकारी बैंक से अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें उनका जो टर्म कंडीशन जो भी है वो सारे के सारे बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। लेकिन जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें कुछ जिसको हिडन चार्जेज हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे चार्जेज होते हैं जो जिसको पहले वो बताते नहीं, इस तरह का थोड़ा सुनने में आया है, आगे चल के ऐड ऑन हो जाता है, तो उनके यहाँ थोड़ा महंगा पड़ता है उनसे लोन लेना भी। और उनके जो सर्विस कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए कि एक सरकारी बैंक में आपका खाता है, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है, अगर यहाँ मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट 2,000 रुपए है, तो एक जो निजी क्षेत्र का बैंक है उनके यहाँ 25,000 या हो सकता है मिनिमम 10,000 रुपए कम से कम हो। अगर 10,000 रुपए से कम आपका बैलेंस है उसमें, तो वो पेनल्टी लगाते हैं, और पेनल्टी भी थोड़ी बहुत नहीं, 700, 750, 800 रुपए जब भी आपका नीचे चला गया। सरकारी बैंक में अगर नीचे जाता भी है तो वो आपके लिए पेनल्टी जो है बहुत कम उनका है, 50 रुपए, 100 रुपए ऐसे पेनल्टी है। सर, बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जानना चाहेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोजगार के क्या अवसर होते हैं? देखिए, जो जनरल परीक्षा होती है IBPS की, उससे जो जनरल PO लेते हैं उनको तो किसी भी डिपार्टमेंट से अटैच किया जा सकता है, लगाया जा सकता है उनको। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट बोलते हैं लोन देना, ऋण की प्रक्रिया जो है, तो ऋण देना जो है बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग को परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा यही है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना
और उसको पब्लिक को ही फिर ऋण के रूप में देना। सिर्फ डिपॉजिट लेना बैंकिंग नहीं है, डिपॉजिट लेना है और लेकर उसी पैसे से हमको पब्लिक को ऋण देना है जी। तो ये ऋण जो देने वाली प्रक्रिया है इसको इसमें भी किसी को हम लगा सकते हैं, या डिपॉजिट के लिए जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट बहुत पॉपुलर है ये लोगों में, फिक्स डिपॉजिट सेक्शन में किसी को लगाना है उसको भी लगा दिया। किसी को हमने ये देखा अभी जैसे बैंकों में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बहाली बहुत हुई है पिछले कुछ दशकों में, अभी भी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ हमको भारत के किसानों के लिए उनको ऋण देना पड़ता है। आपने किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा जी। उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस तरह की चीजों के लिए बैंकों ने स्पेशल ऑफिसर बहाल कर रखे हैं, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर। जी, जी। वो तो ठीक है, लेकिन जहां एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर नहीं भी है वहां भी जो जनरल कैडर के ऑफिसर हैं उनको भी लगाया जाता है और वो सब लोग काम करते हैं। हम भी देहात में ब्रांच मैनेजर रहे, मैं खुद भी रहा, तो वहां पर मेरे पास एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर नहीं था, फिर भी वो काम कर लेते हैं हम लोग। तो सर हमारे साथ दोनों पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, पूजा और ज्योति, तो इनके भी मन में काफी सारे सवाल हैं। तो हम चाहेंगे कि ये भी पूछ लें। जी सर, मेरा सवाल है जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है? मैंने आपको बताया ना, जॉब में कैटेगराइजेशन आप करेंगी तो आपको एक तो जनरल ऑफिसर हो गए या जनरल क्लर्क हो गए, एक जो होता है वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी का ऑफिसर, जैसे मैंने बताया था राजभाषा अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर हैं, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आपके टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो बैंकों को इंजीनियर की भी, आर्किटेक्ट भी बहाल करते हैं, कुछ बैंक आर्किटेक्ट भी रखते हैं क्योंकि बैंक अपनी बिल्डिंग भी कहीं कहीं पे बनवाते हैं तो उनको ज़रूरत होती है। या कुछ लोग टेक्निकल ऑफिसर इसलिए भी रखते हैं कि किसी का हाउसिंग लोन का या किसी का कोई इंडस्ट्री का प्रपोजल आया तो इंडस्ट्री के प्रपोजल को समझने के लिए हमको थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ की या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है कि वो इंडस्ट्री जो है वायबल होगी नहीं होगी, इतने पैसे में चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, तो इसके लिए टेक्निकल ऑफिसर की जरूरत होती है। ज्योति, आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर मेरा सवाल है कि बैंकिंग, जैसे कि अभी के समय में ज़्यादा जो युवा हैं वो टेक्निकल कोर्सेज को छोड़ वो करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट ज़्यादा चुनना चाहते हैं। तो जैसे जर्नलिज्म के छात्र हो गए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के छात्र हो गए, तो इनके लिए बैंकिंग में रोजगार के क्या अवसर है सर, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश। देखिए, मैंने बताया ना कि अगर आप जर्नलिज्म में भी ग्रेजुएट हैं या मान लीजिए किसी और भी विधा में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो बैंकिंग के लिए क्या है कि आपका ग्रेजुएट होना ही काफ़ी है जी। तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं है उसमें। लेकिन क्या है कि जब आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो मुझे लगता है कि आपके मन में जरूर कुछ रहा होगा कि जर्नलिज्म को हमको कैरियर बनाना है। तो जर्नलिज्म को अगर कैरियर बनाना है तो फिर आपका अगर बैंकिंग की तरफ झुकाव हो रहा है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप बैंकिंग में आ सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आपने अगर पढ़ाई की जर्नलिज्म की तो आप अपने क्षेत्र में अगर जाएं तो आप ज्यादा अच्छा कर सकती हैं जी। मुझे ये लगता है जी। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि बैंक में वैकेंसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे और उसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, वो IBPS वैकेंसी निकालता है, क्लरिकल की और ऑफिसर की दोनों की, और वो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता देते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और उसमें वेतनमान, फिर उसमें उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो मैंने जैसा आपको बताया क्लरिकल के लिए और ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और क्लरिकल के लिए एज जो है वो 18 से 28 साल है और ऑफिसर के लिए 21 से 30 साल है। तो इसके बाद फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे लेता है तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो उनकी क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा और बेटर है कमर्शियल बैंक्स के मुकाबले। वो मांगते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, फर्स्ट क्लास हो, या अगर BA ग्रेजुएशन भी किया हो तो फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन किया हो। तो उसके बाद वो पहले एक प्रीलिमिनरी परीक्षा लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। मान लीजिए 1 लाख लड़के बैठे, उसमें उन्होंने 10,000 को उसमें से निकाला और वैकेंसी है सपोज करिए कि 500, तो 10,000 को निकाला, उन 10,000 को बिठाते हैं फिर वो मेन एग्जाम में से फिर उन्होंने 2,000 को निकाला और 2,000 को फिर वो इंटरव्यू लेते हैं और 2,000 में से 500 को, मतलब मोटा मोटी मैं एक अंदाज आपको बता रहा हूँ, वो मोटा मोटी एक सीट पे 4 आदमी को 5 आदमी को बुलाते हैं और इंटरव्यू के बाद वो फाइनल रैंकिंग करते हैं कि इंटरव्यू में कितना मार्क्स आया आपको, मेन में कितना मार्क्स आया। मार्क्स के हिसाब से उनकी रैंकिंग होती है और उस रैंकिंग के आधार पे
वो फिर उनको रिजल्ट पोस्ट देते दिया हैं, जाता फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो और बैंक्स को जो अलॉट करते हैं वो दूसरे दूसरे बैंक को, वो भी उनका अपना निर्णय होता है IBPS का, वो किसको दे रहे हैं। जी तो मोटा मोटी प्रक्रिया यही है कि आपको परीक्षा देनी है। क्लरिकल के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले होती थी, लेकिन अब इंटरव्यू नहीं देना है क्लरिकल के लिए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि क्लास 3 के किसी भी पोस्ट के लिए मेरी जानकारी के अनुसार अब शायद इंटरव्यू कहीं पे नहीं देना पड़ता क्लास 3 पोस्ट के लिए, 2 और 1 के लिए है। जी सर, जानना चाहेंगे कि बैंक में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है और जिम्मेदारियां किस तरह की होती हैं उनकी? देखिए, बैंक जिम्मेदारी की बात आप करें तो मैं कहूँगा बैंक की नौकरी जो है वो बिल्कुल तलवार की धार से कम नहीं है जिम्मेदारी के मामले में। कारण क्या है कि देखिए, रुपए पैसे का मामला है, वित्तीय मामला है। अगर आपसे गलती से भी किसी खाते से कोई पैसा निकल गया, जैसे आपने कोई चेक पास किया और उसमें जो आपको ऐसा देखने से लगा कि उसके सिग्नेचर सही है आपके कस्टमर के, लेकिन वो फोर्स्ड है, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चला या आपसे कोई लापरवाही हो गई, सिग्नेचर वास्तव में नहीं मिल रहा था, आपको लगा मिल रहा है, कर दिया आपने, तो वहाँ पे रिस्क आ ही जाता है। क्योंकि कस्टमर जिसका पैसा अगर गलत निकल गया खाते से, वो कंप्लेन करता है कि मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए कहीं भी। तो एक तो वो है। दूसरा, आपने मान लीजिए कि किसी को लोन किया, आपने किसी को हाउसिंग के लिए, किसी को गाड़ी के लिए, किसी को ट्रक के लिए लोन दिया, और वो लोन बाद में NPA बोलते हैं। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जिसमें कि हमको रिकवरी नहीं आती है, उसको NPA में क्लासिफाई कर देते हैं। तो अगर वहां पे भी पैसा नहीं मिला हमको जिसको हमने लोन दिया, तो वहां भी हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने प्रॉपरली उसको असेस नहीं किया, आपने ठीक से उसका मूल्यांकन नहीं किया, क्या कैसे खराब हो गया लोन। तो कई चीज, या जैसे कैश में काम करते हैं लोग, तो आपने देखा होगा जो कैशियर बेचारा काउंटर पे बैठा होता है, कभी कभी उससे गलती हो जाती है और उसने पेमेंट करना है 10,000 रुपए, उसने कर दिया 11,000 रुपए। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के बदले 50,000 रुपए कर दिए पेमेंट। तो आदमी है, मैं ये नहीं कहता कोई आदमी परफेक्ट हो सकता है, गलती हो सकती है। तो ऐसी गलतियां बैंकिंग में संभव है, इसलिए बैंक की नौकरी जो है वो बड़ी तन्मयता से और बड़ी सावधानी से करने की जरूरत है। सर, जाते जाते हम चाहेंगे संक्षेप में आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहिएगा जो बैंक के क्षेत्र में आना चाहते हैं और रोजगार पाना चाहते हैं? जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहता हूँ कि बैंक में आप जब जाते हैं तो आप अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखिए। ये सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियां मैं बैंक के लिए नहीं बोल रहा, ये सभी क्षेत्र में लागू होती है ये बात, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। तो बैंक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो हमारे अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है उसको हमको मजबूत रखना है, उसको हमको अच्छा रखना है। क्योंकि बैंक जो है वो सारा देश की इकोनॉमी एक तरह से कहें वही चला रहे हैं, बैंक ही चला रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि बैंक में जाएं नौकरी करने, तो सिर्फ नौकरी की बात ना सोचें, आप सोचें कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम समाज की सेवा भी कर रहे हैं। आपके मन में सेवा का जज्बा होना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और दर्शकों को तमाम जानकारी साझा की इसके लिए। धन्यवाद आपको भी, दर्शकों को भी। जी, तो हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिशाएं में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम आप और भी कार्यक्रम DD बिहार पे देखते रहें और अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।